गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शालिनी, फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन द्वारिका मोड। मैं इस टॉपिक के आपको पहले भी वीडियो करा चुकी हूँ, तो आप पहले के वीडियोस पहले देखिएगा। देन आज ये पार्ट हमारा 3 है। तो टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में मैंने कुछ टॉपिक आपको पहले ही क्लियर कराए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रस्ट्रेशन के बारे में। फ्रस्ट्रेशन बहुत ही एक नॉर्मल वर्ड है, सभी बच्चे और सभी व्यक्ति जानते होंगे। फ्रस्ट्रेट हम बहुत जल्दी, आजकल का हमारा नेचर ऐसा हो गया है कि हम क्या है, बात बात पर बहुत जल्दी गुस्सा और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? फेलियर टू बेसिक नीड दैट मे बी ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी बाधा या फिर अवरोध। यानी जब हम फेल हो जाते हैं अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में, तब हम क्या होते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर हमारी बेसिक नीड के बारे में मैंने आपको अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में पहले बताया था। हमारी 2 बेसिक नीड होती है। पहली होती है फूड एंड वाटर और सेकंड होती है सिक्योरिटी। यानी कि अगर हमें सिक्योर नहीं फील हो रहा है, यानी हमें ऐसा लग रहा है, हमें डर लग रहा है, तब हम क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। अगर हमें भूख लगी और हमसे काम करवाया जाए, तब भी हम क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर हम कोई भी अपनी नीड्स को जब कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या होने लगते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऑब्स्टेकल इज नोन एज अ फ्रस्ट्रेशन। यानी अपनी नीड्स को कंप्लीट करने में जब भी हमें कभी बाधा होती है या फिर हम फेल हो जाते हैं, तब हम क्या होने लगते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अब सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेट हो तो रहे हैं, बट क्या सोर्स है, यानी फ्रस्ट्रेशन हमें कहां से मिल रही है? कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा जहां से हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो पहला सोर्स क्या है? कंफ्लिक्ट विद अदर्स। कंफ्लिक्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया था। कंफ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। यानी कि हमारा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी अदर पीपल के साथ क्या हो गया है, विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया है, किसी बात पर बहस हो गई है, तब भी हम क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो इमोशनल रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हम जिससे झगड़ा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारा बहुत ही चहीता व्यक्ति हो या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर हमारा उसके साथ झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। दूसरा क्या है? एनवायरमेंटल सिचुएशन, यानी वातावरण में उत्पन्न होने वाली ऐसी परेशानी। एनवायरमेंटल सिचुएशंस कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, कहीं फ्लड आ गया है, उस सिचुएशन में एनवायरमेंटल सिचुएशन काम करेगी, तब भी हम क्या होने लगेंगे, हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। थर्ड है आपका इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर हमारे पास पैसों की तंगी है, इकोनॉमिकली क्या है, हम वीक हैं, हमारे पास पैसों की अगर कमी है, तब भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, और खाना नहीं खा पाऊंगी तो मेरी बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। यानी कि इकोनॉमिक कांस्टेंट अगर होता है, अगर आर्थिक तंगी होती है, तब भी हम क्या होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। चौथा है हमारा सोशल कस्टम्स, यानी समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, ऐसे कुछ कस्टम्स होते हैं, ऐसे कुछ बिलीफ्स मतलब विश्वास होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यानी कि ऐसे कुछ रिचुअल्स को मैं कह सकती हूँ, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसको हमें समाज के अंदर रहकर फॉलो करना ही होता है, वो भी हमें कभी कभी क्या कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर कोई फास्ट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट सोशल कस्टम्स क्या कह रहे हैं कि मुझे वो फास्ट रखना होगा, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे रख पाऊंगी, बट सोशल नॉर्म्स तो टूट जाएंगे अगर मैंने नहीं रखा फास्ट तो इस सिचुएशन में भी क्या होते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आई होप समझ में आया होगा व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन एंड सोर्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। अब लास्ट में आएगा ओवरकमिंग फ्रस्ट्रेशन, यानी अब फ्रस्ट्रेशन तो है, अब हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उससे कैसे उभरेंगे या फिर उसको दूर कैसे करेंगे। तो पहला है नो द एग्जैक्ट कॉज, यानी हमें पता होना चाहिए है कि
एग्जैक्ट कॉज क्या है, यानी हम फ्रस्ट्रेट अगर हो रहे हैं तो उसका रियल रीजन क्या है। क्या मुझे परिवार से मेरे कोई फ्रस्ट्रेशन वाला रीजन है, या मेरे ऊपर ऑफिस का कोई रीजन है, या फिर मेरे ऊपर हॉस्पिटल की ड्यूटीज ज्यादा प्रेशराइज कर रही हैं, या फिर मुझे एग्जैक्ट कॉजेज का पता होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट कॉज का पता होना चाहिए, रीजन क्या है। देन एक्सेप्टिंग द रियलिटी, यानी अब मैंने कॉज को क्या कर लिया, जान लिया है कि मुझे यहाँ से फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, अब मैं क्या करूंगी, उस रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करूंगी। अरे एक्सेप्ट करूंगी तभी तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालूंगी। नेक्स्ट स्टेप है थिंक पॉजिटिवली। अगर हम फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही फील करते रहें और कुछ अच्छा ना सोचे तो हम फ्रस्ट्रेशन से कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीसरा स्टेप है थिंक पॉजिटिवली, इंक्रीज वंस पोटेंशियल टू डील विद द सिचुएशन, यानी हमें अपनी पोटेंशियल को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, यानी हमें अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज करना होगा ताकि कि हम उस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या हो सके, रेडी हो सके। जब हम रेडी होते हैं किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। यानी पहले हमें एग्जैक्ट कॉज को जानना होगा, फिर हमें उस कॉज को एक्सेप्ट करना होगा। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो प्रॉब्लम है। जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम पॉजिटिवली भी नहीं सोच पाते हैं, और उसके अलावा ना ही हम अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाते हैं। आई होप ये 4 स्टेप आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड। एटीट्यूड भी ऐसा वर्ड है जो बच्चों ने सुना तो जरूर होगा। अब वो एटीट्यूड क्या है, ऑब्जर्विंग द थिंग बाय आवर ओन वेज, यानी थिंग्स, ऑब्जर्विंग द थिंग्स यानी चीजों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से क्या करना, ऑब्जर्व करना, यानी चीजों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी समझ के द्वारा क्या करना, ऑब्जर्व करना, यही हमारा एटीट्यूड होता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द एटीट्यूड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति के एटीट्यूड में बदलाव के लिए काम करते हैं। पहला क्या है, फैमिली। फैमिली हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी एजेंसी होता है हमारे सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन एक व्यक्ति के जीवन में उसके एटीट्यूड को बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एक बच्चा अगर हिंदी बोलने वाले राज्य में पैदा हुआ है या फिर हिंदी बोलने वाले परिवार में पैदा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हिंदी ही बोलेगा। और अगर मैं बात करूं, अगर एक बच्चा इंग्लिश बोलने वाले परिवार में हुआ है या फिर कोई भी द्रविड़ भाषा बोलता है जैसे तमिल है, तेलुगु है, तो वो अपने परिवार की मदर लैंग्वेज को ही क्या करेगा, एक्वायर करेगा। यानी उसकी पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड को बनाने में फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब साथ में खेलने वाले या फिर उसके साथ में काम करने वाले। पीयर ग्रुप का मतलब यही होता है जो सहभागी लोग होते हैं। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका पीयर ग्रुप है, अगर आप कहीं रहते तो वो जो आपका नेबरहुड है वही आपका पीयर ग्रुप होता है। यानी पीयर ग्रुप का भी हमारी पर्सनालिटी, हमारे एटीट्यूड के ऊपर असर पड़ता है। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल हमारी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहता है और हमारे एटीट्यूड को बनाने में स्कूल का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। सोशल नॉर्म्स अब मैं आपको बताऊं, यानी कि हमें हमेशा सामाजिक स्तर पर सिखाया जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट। सोसाइटी कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट करेगी, कौन सा एटीट्यूड एक्सेप्ट करेगी और कौन सा एटीट्यूड एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यानी सोशल नॉर्म्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पांचवा है मास मीडिया। आजकल तो बहुत ज्यादा इंटरनेट का जमाना है, यानी मास मीडिया भी हमारे एटीट्यूड को बहुत हद तक प्रभावित करती है। 6 है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और सबसे ज्यादा ये सारे फैक्टर्स तो अपने काम ही करते हैं, बट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक व्यक्ति का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो परमानेंट हो जाता है किसी भी बात को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हूँ और मैं वहां फील करती हूँ वहां ना तो मेडिसिन है ना तो डॉक्टर्स देख रहे हैं अच्छे से,
कोई बात करने को राजी नहीं है, पर्ची की बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें हैं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बनेगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रति, तो वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। यानी कि ये मुझे बताया कुछ और था, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ने उसको क्या कर दिया, जो पहले की थ्योरी थी उन सबको गलत कर दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर अ नर्स, यानी कि एक नर्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना क्यों जरूरी है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड का नर्स के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसको हम निमोनिक्स के द्वारा सीखेंगे। ए का मतलब है एम्बिशियस इन डूइंग टास्क वेल, यानी वो एम्बिशियस होनी चाहिए है या होना चाहिए है अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मतलब उसके अंदर उस टास्क को परफॉर्म करने की बहुत ही अच्छी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम के लिए काम किया जा रहा है, नहीं, उसको बहुत अच्छी तरीके से ही करना चाहिए है। बी का मतलब है बिल्डिंग अप मोरल, यानी अगर कभी भी आपके सामने किसी व्यक्ति का, इवन किसी विक्टिम का अगर क्या हो रहा है, मोरल डाउन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके मोरल को हमेशा अप करना है, यानी उसके नैतिक मूल्यों को हमेशा बढ़ावा देना है आपको। सी का मतलब है चेयरफुलनेस, चेयरफुलनेस यानी आपको हमेशा व्यक्ति को या फिर किसी घायल व्यक्ति को क्या करना है, चेयर करना है। और कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेटिवनेस ऐसा नहीं है कि आपको बात बात पर बहस करनी है विक्टिम से या अपने स्टाफ से या सीनियर्स से, नहीं, आपको बहुत ही कोऑपरेटिव होकर काम करना है, यानी दूसरों को सहयोग देना है काम में और दूसरों का सहयोग लेना है काम में। डी का मतलब है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द पेशेंट, यानी पेशेंट को आपको हमेशा सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास दिलाना है, यानी कि वो हमेशा सेफ फील करे, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहा है। ई का मतलब है एफिशिएंट एंड स्किलफुल केयर गिविंग टू द पेशेंट। ई का मतलब क्या है, एफिशिएंट और स्किलफुल केयर टू पेशेंट, यानी आपको हमेशा एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही प्रभावी ढंग से और स्किलफुल तरीके से एक पेशेंट को क्या देनी है, केयर देनी है। एफ का मतलब फॉर्मनेस, कभी कभी क्या होते हैं, पेशेंट जिद पे अड़ जाते हैं, कोई चीज उनके लिए जरूरी तो होती है बट वो उसको क्या नहीं है, किसी डर की वजह से या दूसरे किसी कारण की वजह से क्या करते हैं, मना करते हैं, बट आपको वहां पर थोड़ा सा क्या दिखानी है, सख्ती दिखानी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन से डर लगता है, बट इंजेक्शन तो देना पड़ेगा, इंजेक्शन के बिना काम नहीं चल पाएगा पेशेंट का, तो वहां पर आपको थोड़ा सा फर्मनेस भी क्या है, दिखानी होगी। जी का मतलब है ग्रो प्रोफेशनली, आपको हमेशा अपने प्रोफेशन को क्या करना है, अपने प्रोफेशन में ग्रो करना है। अगर आप नर्स हैं तो आपको एफिशिएंट नर्स बनना है, बहुत ही स्किलफुल नर्स क्या है, आपको बनना है। तो यानी अपने प्रोफेशन के प्रति आपको ईमानदार भी रहना है और उसमें ग्रो, आगे और आगे बढ़ते जाना है।